Hello students, next we are going to study Science 2 Chapter 5 towards green energy. ग्रीन एनर्जी का स्टूडेंट्स आजकल बड़ा ट्रेंड है कि आपको ग्रीन एनर्जी यूज़ करना है, एनवायरनमेंट को सेव करना है. क्या हम लोग लिटरली कर रहे हैं? अब सबसे पहले मैं आपको पूछूंगी एनर्जी क्या होता है आपके हिसाब से. एनर्जी वो एक ऐसे फॉर्म है, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही बताता है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. उसको सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. एनर्जी अलग अलग फॉर्म में है. टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे बहुत से फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलेंगे. नाउ लेट्स सी एनर्जी. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के साथ साथ अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़रूरी हो गया है. तो ये भी एक एग्जांपल है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी नीड हो चुकी है. नाउ एनर्जी जो अलग अलग फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या तो हीट एनर्जी बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती कहाँ से? अभी जैसे कि मैंने कहा कि एक एनर्जी को हम लोग दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं. आपने एनर्जी के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ा है कि क्या, कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है. अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा है. तो डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब साइंटिफिक कुछ प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड उनका ये कन्वर्जन या तो हम लोगों को जो भी एनर्जी मिलती है वो उसके थ्रू ही मिलती है. और साथ ही साथ उनके यूजेज के ऊपर ही उनके कुछ एडवांटेजेस भी हम फेस करते हैं, डिसएडवांटेजेस भी फेस करते हैं. नाउ ग्रीन एनर्जी स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है? ग्रीन एनर्जी मतलब जो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म न करे और वो इजीली अवेलेबल भी हो. नाउ नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अभी मोस्ट ऑफ आप देखोगे जो भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने साइंस 1 के चैप्टर 4 में पढ़ा है. माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, आपने फैराडे लॉ भी पढ़ा होगा वहाँ पे. तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के आसपास जो चेंजेस होते हैं, तो वो क्यों होता है? जब वो कंडक्टर में के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज में भी डिफरेंसेस आने लगते हैं. अभी जो भी कंडक्टर के आसपास का जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो दो तरीके से चेंज होगा. या तो कंडक्टर स्टेशनरी है, कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, और मैग्नेटिक मूव कर रहा है. तो या तो फिर मैग्नेट एक जगह पे है और कंडक्टर मूव कर रहा है. तो ये दो क्राइटेरिया है कि जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होता है. तो उसके वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. और ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आपने उसमें पढ़ा है चैप्टर 4 में, साइंस के 1 के चैप्टर 4 में. तो उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर मशीन का भी प्रिंसिपल वगैरह आप देखोगे. तो उसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर ही आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया गया था. अब ऐसे ही बड़े बड़े जनरेटर जो कमर्शियल पावर प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, तो टरबाइन यूज़ करते हैं. किस लिए? जो आप देखते हो ना, डैम का पानी नीचे गिरता है, नीचे जो है बेसमेंट पे टर्बाइंस प्रेजेंट रहता है. तो टर्बाइंस रोटेट होते हैं, लेकिन किसके वजह से? जो मैग्नेट होता है जनरेटर का, उसके वजह से. और टर्बाइन में ब्लेड्स होते हैं. जब यहाँ पे मेंशन भी किया है, जब लिक्विड फ्लो होते हुए उसके ऊपर आता है डायरेक्टली, तो वो रोटेट होने लगता है. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मूविंग एनर्जी है. जो वाटर, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज अ पोटेंशियल एनर्जी. जब वो वहाँ से रिलीज किया जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में रहता है. तो टर्बाइन जो इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड रहता है, उसमें इसके रोटेशन के वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और then the electricity is getting produced.
अभी यहाँ पर एज आई टोल्ड यू ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर होता है, और ऐसे अलग अलग आप देख सकते हो टरबाइन्स। ये स्टीम टरबाइन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट बताया ये पिक्चर में, और इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर का शो किया, मतलब रोटेशन होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का और ऊपर टरबाइन्स रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैसे बताया पावर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, वो कैसे मिलता है? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर से मिलती है, फिर टरबाइन में जाता है, टरबाइन से जनरेटर से मूव होता है, एंड देन यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट अभी देखते हैं थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि टरबाइन रोटेटिंग स्टीम रहता है। टरबाइन जो है वो स्टीम के प्रेशर के वजह से वो रोटेट होता है। तो वाटर को बॉयलर में पहले हीट करते हैं, और उसमें से जो थर्मल एनर्जी, मतलब वो जो वेपर्स का जो प्रेशर रहता है वो रिलीज होता है, और इसमें वो कोल यूज़ करते हैं बॉइलिंग के लिए। तो स्टीम जो बहुत हाई टेम्परेचर का रहता है और प्रेशर जनरेट करता है, और वो प्रेशर से टरबाइन पे जब प्रेशर पड़ता है तो टरबाइन रोटेट करता है। तो टरबाइन के अंदर जो जनरेट होता है वो भी सर्किट से कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो अगेन यहाँ फ्यूल कोल ने अपना बर्निंग देने के बाद बॉईल किया वाटर को, वो अभी यहाँ पे ये पूरा सिस्टम रहता है कि फिर से जो पानी है वो फिर से बॉईल होके फिर से अगेन 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 इट कैन कैरी फॉरवर्ड यहाँ से, देन स्टीम टरबाइन में जाता है, स्टीम टरबाइन से जनरेटर, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हुआ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते जनरेट करने के लिए, तो और भी जैसे कि केमिकल एनर्जी भी होता है अगर कोल में, तो केमिकल एनर्जी अगर वो कोल भी हीट हुआ तब भी आपको थर्मल एनर्जी मिलेगा। और वो जो थर्मल एनर्जी से जो स्टीम निकलेगा, वेपर्स निकलेंगे कोल की बर्निंग से, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी उसमें रहेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मिलेगा, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी एक अलग मेथड है। एक है वाटर यूज़ करके और एक है केमिकल से, मतलब कोल के केमिकल से जस्ट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। कूलिंग टावर है, देन टरबाइन एंड पंप एंड फ्यूल। फ्यूल मतलब यहाँ पे कोल रहेगा, कंबशन होगा जो वो रिलीज किया जाता है, यहाँ पंप रहता है और ये जनरेटर पे पड़ेगा, देन वार्म वाटर फिर से जाके यहाँ पे कूलिंग टावर में जाके क्या होता है, कूलिंग टावर में जाके वो ट्रीट किया जाता है। अगर आप थर्मल पावर स्टेशन में देखोगे तो दो टाइप के टावर दिख रहे हैं आपको। सो ये बेसिकली इसमें कैसे बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर ये अरेंज कैसे होते हैं ये हम लोग ने यहाँ पर देखा। ओके, नाउ यहाँ पे फ्यूल की जगह पे, एज आई टोल्ड यू, फ्यूल की जगह पे यहाँ पे कोल यूज़ करते हैं बॉयलर में, जो कुछ गैसेस को एमिट करता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे। और एक बार अगर वो टरबाइन एज आई टोल्ड यू रोटेट होगा तो फिर से वो कूल डाउन होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होगा, उसमें से हीट निकल जाएगी। सो ये कूलिंग टावर में होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और जो भी हीट जनरेट होता है बचा हुआ वो एटमॉस्फेयर में जाता है, वेपर कूलिंग टावर से ही वो बाहर निकल जाता है। तो भले ही थर्मल पावर बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। आगे देखते हैं उसके बारे में। प्रॉब्लम्स क्या होता है, एयर पोल्यूशन होगा कोल की बर्निंग की वजह से, क्योंकि कोल का बर्निंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हेल्थ के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इसके साथ साथ बर्निंग ऑफ कोल
और जो सूट पार्टिकल्स जाते हैं, ये सब एमिशन भी निकलते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे कि डस्ट वगैरह भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है, वैसे ये भी है। कोल सूट मतलब आप दिया जलाते तो ब्लैक, या आरती होती है तो आपने देखा होगा कि ब्लैक पार्टिकल्स जो उड़ते हैं वो भी पोल्यूशन में भागीदार है। तो और भी जैसे रिजर्व्स ऑफ फ्यूल है, मतलब कोल तो लिमिटेड है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं बचेगी आगे फ्यूचर में। और कोल से वन पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, और भी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में। विंध्यानगर मध्य प्रदेश में, ये मिलोवाट की कैपेसिटी से बताया 4760। मुंद्रा गुजरात, 2 स्टेशन है वहाँ पे, थर्मल स्टेशन 2 है गुजरात में, मुंद्रा गुजरात में। एक देता है अराउंड 4620 और एक देता है 4000 का। तामनार छत्तीसगढ़ में 3400, चंद्रपुर में महाराष्ट्र में 3340। मिलीवाट नहीं, मेगावाट होगा ये। नाउ पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, अभी थर्मल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में भी क्या होता है कि कुछ जो रिएक्टिव रहते हैं ना, रेडियो एक्टिव, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो इजीली रिएक्शन देते हैं वो क्या करते हैं, वो हाई टेम्परेचर का और हाई प्रेशर का स्टीम देते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है उससे उस स्टीम से टरबाइन रोटेट होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन के लिए वो जो है यूरेनियम या प्लूटोनियम मेटल्स को डालते हैं। सिस्टम रहता है वाटर को गर्म करने के लिए। फिर स्टीम, अब यहाँ फ्यूल कौन सा यूज़ किया, यूरेनियम प्लूटोनियम। और यहाँ पे अगेन ये स्टीम टरबाइन से ये वाटर कूल करके फिर से बार बार ये वाटर रीयूज़ होता है स्टीम टरबाइन से, फिर वो जनरेटर में जाता है एंड देन यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी जो कि स्टीम में रहेगा। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिजन से आपको यहाँ मिल जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाती है। न्यूक्लियर फिजन होने से थर्मल एनर्जी कैसे मिलती है, ये जो वाटर गर्म होता है बिकॉज ऑफ दिस, इनके रिएक्शन के वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से आपको थर्मल एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी जो स्टीम में स्टोर्ड होगा, जैसे वाटर फ्लो होता है वैसे स्टीम को भी फ्लो किया टरबाइन पे, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ से, फिर वो काइनेटिक एनर्जी जाती है टरबाइन के ऊपर, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी बताया है स्टूडेंट्स बेसिकली। अभी न्यूक्लियर फिशन मतलब फ्यूजन मतलब मिक्सिंग होगा, फिशन मतलब क्या, वो सेपरेशन होता है। तो न्यूट्रॉन को जब बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम के एटम से, तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने आइसोटोप्स में बनाता है। मतलब कि एटम्स उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें सेम रहेंगे। यहाँ पे आइसोटोप में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन होता है, जिससे वो अलग अलग आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रोल नहीं हो रहा है। तो यूरेनियम 236, तो ये आइसोटोप है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236। यूरेनियम 236 ज़्यादा अनस्टेबल है, तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन के एटम के साथ बम्बार्ड होता है, और फिशन आगे जाके उसमें 3 न्यूट्रॉन, और फिशन होने के बाद आगे आगे ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस होता है। और कितना एनर्जी देता है, 200 मेगावाट एनर्जी देता है। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं वो फिर और आगे जाके फिजन कैरी आउट करते हैं, जिससे और एनर्जी रिलीज होता है। नाउ
यहाँ पे दिया है न्यूट्रिएंट, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर पहले एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ये चेन रिएक्शन करके स्टूडेंट्स गेम कभी आपने खेला भी होगा, किस तरीके से वो जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एंड देन किस तरीके से वो कंटिन्यू चेन्स बनते जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया है कि प्लेस दिया है आपको, कौन से स्टेट में वो फाइंड आउट करना है, कितना कैपेसिटी वो मतलब मिलता है वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस तरीके से होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कंट्रोल पॉड्स है, पंप एंड ऑल है, एंड बॉयलर है जिसमें वाटर बॉयल होगा। आगे जाके कंडेंसर मतलब बाद में जाके वो स्टीम को पूरा वहाँ पे कलेक्ट करके टरबाइन पे छोड़ेगा तो ये टरबाइन, ये जो ट्री शेप्ड है वो टरबाइन है, और फिर वो जनरेटर पे जाएगा। तो ये अल्टीमेटली फिर से वार्म वाटर जाके कूलिंग टावर में कूल होके इसमें से हीट रिलीज होके अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट इनटू दिस कंडेंसर, ताकि फिर से वो बॉईल हो सके वाटर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, फिशन होने के बाद जो न्यूक्लियर फ्यूल है कुछ अमाउंट में वो रिलीज होता है और वो रेडियो एक्टिव रहता है, हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, तो वो ह्यूमन बॉडी को और भी एनिमल्स, प्लांट्स को इफेक्ट करता है। और इसमें से जो भी बाय प्रोडक्ट निकलता है वो न्यूक्लियर वेस्ट है, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसको भी प्रॉपर उसका डिस्पोजल होने के लिए, उसका वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी एक बड़ा चैलेंज भी आया है एक साइंटिस्ट के सामने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक एक्सीडेंट हुआ था, आई मीन टू से अगर कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर एक्सीडेंट होता है तो वो डेथ कॉजिंग होता है, छोटी सी छोटी चीज़ें भी, क्योंकि वो बहुत ट्रेमेंडियस अमाउंट, आपको ये नहीं पता है कि यूरेनियम अगर छोटा सा भी पीस, वेरी 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 माइन्यूट पीस भी अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, इतना ज़बरदस्त वो न्यूक्लियर फिशन करेगा। और रेडियो एक्टिव है तो वो आसपास के प्लांट या जितने भी इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा वो हार्म करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपने कई वीडियोस एंड ऑल में भी स्टूडेंट्स देखा होगा कि वो सी के या तो अंडर वाटर में से वो नेचुरल गैस को वो लोग बड़े बड़े पाइप्स पुट करते हैं एंड वो सक करते हैं वो उसमें से, एंड ये इको फ्रेंडली भी बोला जाता है नेचुरल गैस। यहाँ पे क्या होता है कि टरबाइन जो है वो कैसे रन होता है, जो गैस रिलीज होता है बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और ये नेचुरल गैस कंबस्टिबल है। तो सीएनजी आपने सुना होगा, जो अभी ऑटो वाले भी पुट करते हैं, इट इज़ नथिंग बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो बर्निंग में वो भी एक फ्यूल ही हुआ। तो यहाँ पे जो एक एम्प्टी पार्ट दिया है, कंप्रेशर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, तो यहाँ पे भी कंबशन चेम्बर में क्या आ जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ जाएगा, सीएनजी। मतलब ये जो एम्प्टी दिया है ना बॉक्स, यहाँ पे नेचुरल गैस रहेगा। गैस टरबाइन रहती है, वो जनरेटर को पास ऑन करती है एनर्जी एंड देन यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें 3 मेन सेक्शंस हैं। एक होता है प्रेशराइज्ड एयर, जो कि कंप्रेसर यूज़ करता है। तो ये जो कंबशन चेम्बर है वो एयर के प्रेजेंस में ही बर्न होता है, जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल एंड ऑल बर्न होता है वैसे ही। और ये गैस जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जाके टरबाइन को रोटेट करता है, और ये टरबाइन फिर जनरेटर को एनर्जी देके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप क्या है, केमिकल एनर्जी जो नेचुरल गैस की है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नेचुरल गैस बर्न होता है ना, कंबशन होती है उसकी, उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी जाती है टरबाइन के पास, और फिर वो टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। नाउ
अभी इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब अच्छा मतलब आउटलुक है कंपेयर टू द कोल वाला। नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता और उसके वजह से पोल्यूशन भी कम होता है, इसके लिए इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पर भी सेम है स्टूडेंट्स, फ्यूल हुआ, फ्यूल कंबशन चेम्बर में गया, कंबशन हुआ उसका, वो गया कंबशन मतलब गर्म होके हाई टेम्परेचर प्रेशर पे गैस टरबाइन पे पड़ा, जनरेटर के पास गया और इसमें से जो हॉट गैसेस है वो रिलीज होगा, जो एक्स्ट्रा आफ्टर द वर्क टरबाइन में जाने के बाद जो एनर्जी पास ऑन हो गई, उसके बाद वो जो रिमेनिंग हॉट गैसेस है वो रिलीज हो जाता है। तो ये वाला एक एग्जांपल है इको फ्रेंडली के लिए। तो नेचुरल सीएनजी वाले जो है पावर प्लांट्स कहाँ पर है, समारा कोटा आंध्र प्रदेश में 2620 मेगावाट का देता है, अंजनवेल महाराष्ट्र में 2220, भवना दिल्ली 1500, कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश 1466 मेगावाट ऑफ आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में, इसलिए उसको काफ़ी संभाल के और जितना चाहिए उतना ही, अननेसेसरी लाइट फैन ऑन करके एक रूम से दूसरे रूम में घूमना ये भी रॉन्ग है ना। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन और एनवायरनमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो मोस्टली पहले क्या होता था कि वो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते थे, जैसे कि नेचुरल गैस और कोल। नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल में ही आता है क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंगली अवेलेबल नहीं है, हाँ बट वो पोल्यूशन थोड़ा फ्री है। न्यूक्लियर फ्यूल्स भी यूज़ करते हैं, जो कि कोल और न्यूक्लियर फ्यूल्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा इस सब से। नाउ हम लोग को ये पता है फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल और नेचुरल गैस से भी कुछ अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस जाते हैं, तो उस एरिया के आसपास का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है और अल्टीमेटली हम लोगों को क्या होगा, इससे एयर पोल्यूशन होगा। ये भी हम लोग जानते हैं कि कोल वगैरह बर्न करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होने के चांसेस है। सॉलिड सूट पार्टिकल्स भी जो रिलीज होते हैं वो क्यों, क्योंकि पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं होता है, तो वो भी एयर पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अस्थमा होते हैं। और साथ ही साथ ये जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका फॉर्मेशन होने में भी काफ़ी सालों लग जाते हैं, मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कौन से है, एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस नेचुरल गैस बनने में भी। और इनका जो रिजर्व्स है, इनका जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और अल्टीमेटली वो फ्यूचर में जाके चांसेस है कि वो ख़त्म होने वाले हैं। सो इसलिए उसका काफ़ी संभाल के यूज़ करना है, सो एज और आगे 200-300 साल तो आगे और चले। अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से भी उसका डिस्पोजल ठीक से नहीं होता है, तो काफ़ी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ उसका रिलीज ढंग से नहीं किया गया आफ्टर द यूज़, तो आसपास के एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। प्लांट एंड एनिमल लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट में देता है। उनके जेनेटिक अल्टरेशन करने के चांसेस होते हैं, मतलब उनमें जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होने लगते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया है, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अभी और भी तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, फ्रॉम वाटर रिजर्वॉयर, विंड से, सनलाइट से, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल्स जैसे कि बायोफ्यूल्स, ये सारे मेथड्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। अभी एनर्जी सोर्सेज जिसमें वाटर रिजर्वॉयर या विंड या सनलाइट, ये नेवर एंडिंग है, ये आपको हमेशा मिलेगा भी और इको फ्रेंडली भी है, इससे कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो इसलिए इन एनर्जी को हम लोग ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। बट कौन से प्रॉब्लम कॉजिंग है स्टूडेंट्स?
प्रॉब्लम कॉजिंग कौन कौन से फ्यूल्स है? कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल। अभी इसकी जगह पे लोग ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी जो काइनेटिक एनर्जी रहता है फ्लोइंग वाटर में, ये तो मैंने आपको बताया, डैम का पहले ही एग्जांपल दिया था। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। एंड इसी से रिलेटेड आप देख लोगे वाटर रिजर्वॉयर जो पोटेंशियल एनर्जी में रहता है, जिसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी रहता है, वो काइनेटिक एनर्जी में फ्लो होते वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए वो एनर्जी देता है वाटर टर्बाइन को। वाटर टर्बाइन मूव होते होते उसकी जो एनर्जी है वो जनरेटर को देता है, एंड देन यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब क्या? वाटर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस चीज़ को बोलेंगे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी विंड से भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में रहेगी वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में फ्लोइंग वाटर में जाएगा। अभी यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ ये किया है कि ये वाला जो फ्लो चार्ट देख रहे हो ये ऊपर आना चाहिए था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रीवियसली जो है उसी का कंटिन्यू है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले का। पोटेंशियल एनर्जी वाटर में रहती है स्टोर, वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में फ्लोइंग वाटर के थ्रू, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन को मिलती है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। अब नेक्स्ट मैं विंड एनर्जी का बताती हूँ कि यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम भी दिया हुआ है। या तो यही वर्ड स्टूडेंट्स खाली मिसप्रिंट हुआ है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। अभी तक यहाँ पर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का ही चल रहा है। यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर दिया है और यहाँ पे एक मतलब स्लोपिंग टाइप में रहता है, गेट्स रहता है। अगर उसको ओपन किया तो हाई मतलब स्पीड से हमारा वाटर फ्लो होते हुए टरबाइन पे आएगा, देन जनरेटर पे आएगा, और ये जो पावर हाउस है फिर इलेक्ट्रिसिटी देगा। अभी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी एयर पोल्यूशन या कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करता है। अभी इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पिक्चर में आते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, बट ये होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए वो जो जगह या एरिया लगता है उसमें से जो आसपास की फॉरेस्ट या फर्टाइल लैंड है वो भी हट जाते हैं, या लिविंग क्रिएचर भी जो है रिवर में रहते हैं वहाँ के, तो उन पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये है कि ये पोल्यूशन वगैरह नहीं दे रहा है, बट अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम कॉज कर रहा है ना। एक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ क्या बोला है, बैक वाटर जो होता है स्टोरेज की वजह से, कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना भी होगा डैम को खोलना पड़ता है फ्लड कंडीशन में, तो उसकी वजह से और फ्लडिंग प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी ये क्या होता है कि ये वाला जो पानी है जो भी रिवर में डैम कंस्ट्रक्ट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो लोग कर रहे हैं, तो फिर से उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है जो आसपास रहते हैं। तो वरना क्या होगा, पानी अगर बैक वाटर्स आए इस प्रोसेस में भी तो कभी कभी वो उनके लैंड को और घरों में भी पहुंच जाता है। सेकेंड क्या बोला है कि अगर वाटर स्टोरेज प्रॉपर रहा डैम में तो जब चाहिए तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करता है, डैम बिल्ड करने के वजह से जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स रहता है तो वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके वजह से उसके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अभी हमको ये भी पता है कि वाटर रिजर्वायर हम लोग पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये रेनी सीजन में काफ़ी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा फ्लडिंग कंडीशन हो जाते हैं कई बारी। अभी यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कहाँ है, कोयना डैम,
महाराष्ट्र का यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। और भी है, तेरी में है उत्तराखंड में, ये मेगावाट कितना कैपेसिटी देता है। कोयना में है, श्रीशैलम में है, आंध्र प्रदेश, नाथपा जाकरी हिमाचल प्रदेश में। तो इतना अमाउंट ऑफ वो मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है। अभी यहाँ पर आना चाहिए था वो विंड एनर्जी वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि विंड जो जितने वेलोसिटी से चाहिए होता है वो जाके कहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जो हाई वेलोसिटी हाई स्पीड से जो विंड आती है जिस भी एरिया से, जैसे कि एग्जांपल लद्दाख में विंड्स भी अच्छे हैं तो वहाँ पे विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है कई बारी। विंड वो टरबाइन में बड़े बड़े फिन्स के थ्रू वो कलेक्ट होते हुए, मतलब बड़े फिन्स रहते हैं ऐसे ब्लेड्स की तरह, देख सकते हो आप, तो उसके थ्रू वो पास होता है एंड वो जाके टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन से फिर जनरेटर को मिलेगा एनर्जी एंड देन यू गेट द विंड एनर्जी से जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी वो जो विंड में रहता है, मूविंग विंड में, वो जाता है, वो ट्रांसफ़र होता है टरबाइन के ऊपर और वो उस टरबाइन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। बट विंड टरबाइन का क्या है, हमेशा आपको उतने ही अमाउंट में विंड अवेलेबल नहीं रहता है। सो मोर ओवर उसका कैपेसिटी कम होता है कंपेयर टू द अदर वन, तो इसलिए वो लेस देन 1 किलोवाट या तो फिर 7 मेगावाट के लिए वो कमर्शियली अवेलेबल रहता है। जैसा भी विंड आसपास में या जहाँ पर इंस्टॉल किया गया है ये विंड पावर प्लांट्स, उसके अकॉर्डिंगली समझ में आएगा कि कितना वहाँ पर, और हमेशा उतना ही अमाउंट ऑफ विंड रहे ये भी ज़रूरी नहीं। सो वो ये विंड वाला जो विंड एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जोग्राफिकल फैक्टर्स पे, कि कितना वहाँ पे विंड का फ्लो होता भी है नहीं होता है, उसके बेसिस पे वहाँ सेटअप करते हैं पावर प्लांट्स को। अभी विंड की वेलोसिटी जैसे सी शोर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ चांसेस होते हैं, अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि विंड एनर्जी को यूज़ करना काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा हम लोग वो जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर बेस्ड रहता है। यहाँ पे अगर घर के आसपास है तो छोटा वाला रहेगा ब्लेड, विंड फार्मिंग के आसपास थोड़ा ओपन स्पेस रहेगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा, एंड ऑफशोर में और बड़ा, मतलब ज़्यादा लोगों को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो विंड के थ्रू। नेक्स्ट आता है सोलार वाला। इसमें 2 तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। एक है इलेक्ट्रिक जनरेटर से, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो अब तक आपने देखा, और यहाँ पे क्या होता है कि सोलार फोटोवोल्टाइक सेल से वो जो सोलार एनर्जी ट्रैप करके जो हीट रहता है उससे वो, जो अभी हम लोगों ने देखा टरबाइन रोटेट होगा एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला एक मेथड हुआ। सेकेंड मेथड क्या होगा, जो सोलार रेडिएशन आता है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन टरबाइन जनरेटर सिस्टम वाला होगा। 2 मेथड है। तो एक फोटोवोल्टाइक सेल में आप देखोगे एनर्जी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से डीसी जनरेट इलेक्ट्रिक पावर देगा आपको। अभी सोलार फोटोवोल्ट इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि अगर सोलार फोटोवोल्टाइक सेल से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको सोलार फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, और डीसी टाइप का रहता है, डायरेक्ट करंट रहता है ये। और सोलार सेल्स वो कुछ स्पेशल मटेरियल से बनते हैं जो कि सेमीकंडक्टर रहता है, सिलिकॉन से बना हुआ रहता है, और सिलिकॉन सोलार सेल जो रहता है अराउंड उसका एरिया रहता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उतना छोटा रहेगा तो वो 30 मिली एम्पियर तक का करंट जनरेट कर सकता है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0.5 वोल्टेज रहता है। इसलिए सिलिकॉन सोलार सेल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रहेगा तो 3 एम्पियर का करंट देगा एंड 0.5 का वोल्टेज देगा। तो उसके एरिया के ऊपर कितना बड़ा फोटोवोल्टाइक सेल है उतना बड़ा
उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के चांसेस है। तो सोलार इनको कैसे अगर सीरीज़ में कनेक्ट किया या पैरेलल में कनेक्ट किया या सोलार पैनल पूरा बनाया 36 सोलार सेल से, तो ये सारी चीज़ें इसमें अरेंजमेंट दी गई है स्टूडेंट्स। नाउ सोलार सेल को अगर आप सीरीज़ में ये तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, उसको अगर सीरीज़ में आप करोगे, कंबाइन करके करोगे, तो वो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। अभी अगर वो सीरीज़ में बच्चों अगर कनेक्टेड रहा सेल, फोटोवोल्टाइक सेल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज होगा। और अगर वही पैरेलल में मैं अगर इनको कनेक्ट करती हूँ तो इन दैट केस उनका करंट इंक्रीज होगा। तो सोलार सेल यूजुअली पैरेलल को ही प्रेफरेंस देते हैं। अभी यहाँ पे जस्ट एक सेटअप दिया है प्लेट के फॉर्म में, सोलार पैनल पूरा 36 सोलार सेल्स का। अब उसका भी अरेंजमेंट अलग अलग है। एक सिंगल सेल रहेगा, वो अगर सीरीज़ में रहा तो इस तरीके से होगा। और फिर मॉड्यूल, एक सिंगल मॉड्यूल मतलब एक सिंगल प्लेट, पतला सा प्लेट टाइप रहता है। और फिर उसको आप सीरीज़ में करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पैरेलल में करोगे तो कुछ उस तरीके से होगा। अभी जैसा भी आपको पावर सप्लाई चाहिए, अकॉर्डिंगली यू कैन यूज़ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ या पैरेलल। अभी मोस्टली सोलार सेल्स में जो करंट अवेलेबल होता है वो डायरेक्ट करंट टाइप रहता है। तो एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट जो एलईडी टाइप के होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि सोलार सेल सिर्फ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही रहेगा, तो उसमें स्टोर्ड बैटरीज भी रहते हैं ताकि एनर्जी हम लोग वो सोलर एनर्जी की स्टोर करके देन रात को भी यूज़ कर सकें। सिर्फ मॉर्निंग में तो सोलर एनर्जी सन प्रेजेंट ही है, बट नाइट टाइम के लिए भी वो बैटरीज में स्टोर किया जाता है। अभी सोलार सेल से बैटरी में स्टोर्ड होगा एंड स्टोर करने के इन्वर्टर में जाएगा, और वो इन्वर्टर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपको यूज़ करना है वो आप इजीली यूज़ कर लेते हो। यहाँ पे किस तरीके से फोटोवोल्टाइक स्टेशन जो होते हैं उसका अरेंजमेंट दिया हुआ है। एनर्जी फ्रॉम लाइट आती है, सोलार पैनल डायरेक्टली है, एंड देन वो इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहता है, और वही आपको पावर में कन्वर्ट करके डीसी करंट आपको देते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम हुआ सोलार का। और ये भी हमको पता है कि ये कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। सोलार रेडिएशन हम लोग को डे टाइम ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो कोई भी ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है। अगर मैं सोलार थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो अलग अलग स्टेजेस इसमें क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशंस यूज़ करते हैं जो फोटोवोल्टाइक सेल टाइप में ही सोलार पैनल में ही प्रेजेंट रहते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन एब्जॉर्ब करने के बाद स्टीम टरबाइन में जाता है। इसका सेकंड वाला भी है ऑप्शन, एक तो वो हुआ कि डायरेक्ट, और एक सेकंड ऑप्शन ये होगा कि स्टीम टरबाइन में रोटेट करते हुए इलेक्ट्रिक जनरेटर में जाएगा एंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल गेट प्रोड्यूस। तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला बताया। ये भी स्कीमेटिक डायग्राम दिया है सोलार थर्मल पावर प्लांट का, वही है कि रिफ्लेक्टर यूज़ किया, फ्लो ऑफ हॉट वाटर हुआ, हॉट वाटर से आपको मतलब ये जो आप यहाँ पर रिफ्लेक्टर देख रहे हो वहीं पे सोलार पैनल प्रेजेंट रहेगा, एंड देन स्टीम से टरबाइन पे जाएगा, एंड देन यू विल गेट द टरबाइन से जनरेटर, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर भी सेम कूलिंग टावर का यहाँ पर क्या रोल होगा कि जो भी अदर हीटेड वाटर रहता है वो यहाँ पर कूल डाउन होगा और एन एक्सेस ऑफ हॉट जो टेम्परेचर रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया है कि एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं,
जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, टोटल कोल वर्ल्ड में 41% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इंडिया में 60%। नेचुरल गैस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 22%, इंडिया में 8%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पूरे वर्ल्ड में 16% और इंडिया में 14%। न्यूक्लियर एनर्जी से वर्ल्ड में 11% और इंडिया में सिर्फ 2%। पेट्रोलियम वर्ल्ड में 4% और इंडिया में 0.3%। रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि विंड या सोलार से पूरे वर्ल्ड में 6% और इंडिया में 15.7%। सो with this I complete the chapter, students. Thank you.